हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए यूपीएससी सी सेट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। हम लोग यहां पर सी सेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इसी क्रम में आपका जो है सी सेट 2020 का पेपर चल रहा था, तो आज इसका जो है पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए आज आपका 55वां प्रश्न है। एक बोतल में द्रव ए की 20 लीटर मात्रा है। इसमें द्रव ए की 4 लीटर मात्रा बाहर निकाल दी जाती है और द्रव बी की उतनी ही मात्रा वापस डाल दी जाती है। फिर से मिश्रण की 4 लीटर मात्रा बाहर निकाल दी जाती है और द्रव बी की उतनी ही मात्रा वापस डाल दी जाती है। अंतिम मिश्रण में द्रव ए की मात्रा का द्रव बी की मात्रा से अनुपात क्या है, ये पूछा गया है। देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। इससे समझने में आसानी होगी। यानी एक कोई बर्तन है, ठीक है, इसमें 20 लीटर कोई लिक्विड यहाँ पे भरा हुआ है। ठीक है, 20 लीटर यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है और ये ए का लिक्विड है, 20 लीटर इसमें भरा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है। फर्स्ट स्टेप में ये किया जाता है कि जो ए का इसमें 20 लीटर लिक्विड भरा है यहाँ पर, यानी ये ए का लिक्विड भरा है इसमें से, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें 4 लीटर लिक्विड यहाँ पे निकाल दिया जाता है ए का। यानी अब ए का लिक्विड यहाँ पे कितना रह गया, अब ए का यहाँ पे लिक्विड रह गया 16 लीटर रह गया। और यहाँ पर एक नया लिक्विड जिसका नाम है बी नाम का एक नया लिक्विड यहाँ पे डाल दिया जाता है, कितना, 4 लीटर। ठीक है, ये बात यहाँ पर बोली गई है। यानी द्रव ए की 4 लीटर मात्रा बाहर निकली, तो कितना बचा द्रव ए, 16 लीटर बचा अब इसमें। और द्रव बी की इसमें कितनी मात्रा ऐड की गई, 4 लीटर, उतनी मात्रा ऐड की गई, 4 लीटर यहाँ पर ये ऐड कर दी गई। अब देखिए नया वाला मिश्रण का कैसे बन गया, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। यानी कि आप ये समझने वाली बात है, ये फर्स्ट स्टेप में हमने ये काम किया है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा यहाँ पे नोटिस करें कि यहाँ पर अब जो ये मिश्रण है ए और बी का, इसमें अनुपात कितना है, ये 4:1 के अनुपात में मिश्रण है। यानी अब जो मिश्रण है इसमें बर्तन में 16 लीटर और 4 लीटर मिलाकर ये 4:1 के रेशियो वाला मिश्रण है। ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो अब सेकंड स्टेप देखेंगे, सेकंड स्टेप में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर अब कितना है, यानी बर्तन में ए जो है और बी का मिश्रण, दोनों का मिश्रण मिलाकर है। ए का मिश्रण कितना है, 16 लीटर है, बी का मिश्रण कितना है, यहाँ पे 4 लीटर है। ठीक है, सेकंड स्टेप में। अब सेकंड स्टेप में जो बात हो रही है वो हो रही है कि फिर से मिश्रण की 4 लीटर मात्रा बाहर निकाल दी जाती है। अब देखिए ध्यान देना, अब सेकंड स्टेप में, यानी फर्स्ट स्टेप में तो हमने ये किया, ये वाला काम किया। अब सेकंड स्टेप में हम यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर जो 4 लीटर मात्रा बाहर से निकाली जाएगी, ये इसी अनुपात में निकाली जाएगी, 4:1 के अनुपात में निकाली जाएगी। ध्यान देना, केवल सेपरेट नहीं निकाली जाएगी, केवल ए में 16 लीटर में से 4 लीटर निकाल दें या बी में से पूरा निकाल दें, नहीं, 4:1 में बाहर निकाली जाएगी। यानी 4 लीटर जो लिक्विड हमें निकालना है, तो 4 लीटर में से आपको क्या करना होगा इसमें, यानी कि 4:1 में निकालना है हमें, तो ए में से कितना निकालेंगे, यानी कि 4 लीटर का आप करिए, फ्रैक्शन करिए यहाँ पर, तो 4 लीटर का यहाँ पर 4:1 में हो गया 3.2 लीटर ए में से निकाली जाएगी और 0.8 लीटर जो है ये किस में से, ये बी में से निकाली जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से निकल जाएगी मात्रा। यहाँ पर अब आप निकालेंगे तो 16 लीटर में से इसमें से घटा दीजिए कितना, -3.2 लीटर यहाँ से निकाल दीजिए और इधर बी वाला जो 4 लीटर है इसमें से 0.8 लीटर आप घटा दीजिए, तो कितना बचा यहाँ पर अब बचा है इसमें आपका 12.8 लीटर बचा है। ठीक है, इधर, और ये वाला जो आपका बचा है ये कितना बचा है यहाँ पर, ये आप इसे घटाएंगे तो ये बचा है 3.2 लीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब ये इतना निकल गया है, तो आप अब यहाँ पर देखेंगे अब इसमें क्या किया गया है, इतनी ये 4 लीटर निकाली गई है, अब पुनः इसमें 4 लीटर ऐड कर दिया गया है। यानी कि यहाँ पर जो ये मात्रा आ गई है इसमें 4 लीटर फिर से ऐड कर दिया गया है, नया एक लिक्विड 4 लीटर लिक्विड यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। तो अंतिम मिश्रण क्या हुआ, अब देखिए 4 लीटर यहाँ पर जब ऐड हो गया है बी वाला लिक्विड यहाँ पर, तो अब देखेंगे कितना हो जाएगा, ये 12.8 लीटर और ये इसमें 4 लीटर जब ये ऐड हो गया ये वाला, ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 7.2 लीटर हो गया। अब इसका रेशियो निकाल लीजिए। अब रेशियो इसका बड़ा आसान है, यानी कि ये ए है, ये ए वाला मिश्रण है, ये बी वाला मिश्रण है, तो यहाँ पर A/B कितना हो गया, यहाँ पर A/B बराबर हो गया 12.8/7.2। अब आप जब इसको काटेंगे तो ये आपका जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16:9। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 16:9 के रेशियो में जो आपका ए और बी का मिश्रण शामिल है इस बर्तन में। अब तो यहाँ पर आंसर 55 का होगा सी वाला। देखिए मैंने डायग्राम से रिप्रेजेंट इसलिए किया है ताकि आपको हर स्टेप समझ में आ सके। तो यहाँ पर 55 का आंसर है आपका सी वाला। 56वां प्रश्न है अब आपका यहाँ पर 56, यहाँ पर 56वां प्रश्न है अब आपका। चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप
एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 किलोग्राम कम चावल खरीद पाता है। चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था? देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं जो चावल है, राइस है, तो राइस का जो प्रारंभिक मूल्य है यानी कि जो स्टार्टिंग प्राइस है हम वो मान लेते हैं उसका मूल्य क्या है, एक्स है। ठीक है, यानी चावल का जो प्रारंभिक मूल्य है उसको हमने प्रारंभिक मूल्य को मैं प्रा लिख दे रहा हूँ यहाँ पर ताकि आप समझ जाएं कि ये प्रारंभिक मूल्य की बात हो रही है। प्रारंभिक मूल्य हमने एक्स मान लिया है। अब यहाँ पर जो ग्रोथ हो रही है 25% की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि के बाद जो चावल का मूल्य है वो हम लिख लेते हैं। वृद्धि यानी वृद्धि के बाद जो चावल है इसका मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे एक्स में 25% की वृद्धि कर दी है तो एक्स प्लस एक्स का 25% यानी कि एक्स का 25/100। ठीक है, जब आप इसको करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब आपका जो नया वाला मूल्य तैयार होगा वृद्धि के बाद तो ये हो जाएगा आपका 5x/4 रुपीज़। ठीक है, ये ध्यान देना। यानी प्रारंभिक राइस का प्रारंभिक मूल्य कितना था, x रुपये था, लेकिन जब 25% की वृद्धि हो गई है तो अब ये मूल्य क्या बन गया है, 5x/4 रुपीज़ बन गया है। अब देखिए जो प्रश्न में जो बात बोली गई है प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न में जो बात आपकी कही गई है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चलते हैं। चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति जो है 1200 रुपये में कितने 6 किलोग्राम चावल खरीद पाता है, कम खरीद पाता है। यानी 1200 रुपये में ये पहले जितने आते थे उससे 6 किलोग्राम कम इसे चावल मिल रहे हैं। तो चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था, तो देखिए 1200 रुपये है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, पहले एक्स प्रारंभिक कीमत थी तो 1200 रुपये में ये 6 किलो चावल ज़्यादा खरीदता था। अब क्या है यहाँ पर, अब स्थिति ये हो गई कि मूल्य में वृद्धि हो गई, तो अब 1200 रुपये में से आप देखेंगे कितना ये चावल खरीद पा रहा है, ये कम खरीद पा रहा है। यानी वृद्धि कितनी होगी, 5x/4 की यहाँ पे वृद्धि हो गई। तो अब ये कितना कम खरीद पा रहा है, 6 किलो कम चावल खरीद पा रहा है, यानी बराबर 6। तो आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे या आप जब इक्वेशन यहाँ पर सॉल्व करते जाएंगे 1200/x, ये 4 ऊपर चले गए तो 1200 × 4/5x। ठीक है, ये इस तरह से हो गया बराबर 6। आप जब इसको काटेंगे यहाँ पर, यानी यहाँ पर 1200 कॉमन है तो 1200 बाहर आ जाएगा आपका, 1200 1/x माइनस 4 यानी 5x, कुछ इस तरह से हो जाएगा ये वाला, बराबर 6। आप इसका जब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे यानी इसका लासा लेके सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1200 गुणा ये आ जाएगा आपका 1/5x। ठीक है, 5 से आप 1200 को काट दीजिए, यानी कि यहाँ पर आप जब इसको काटेंगे आगे यहाँ पर बराबर 6, सॉरी 5 से नहीं कटेगा, ये 6 से काट दे रहे हैं तो 6 से ये 200 बार कट गया। ठीक है, ये आपका आ जाएगा यानी कि 5x बराबर 200 आ जाएगा इधर। यानी x का मान जो आ जाएगा यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, जब x इधर पहुँचाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 40 रुपीज़। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चावल का प्रारंभिक मूल्य क्या है, x का प्रारंभिक मूल्य जो है चावल का वो है 40 रुपये। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो आंसर होगा यहाँ 56 का आपका बी वाला। यानी चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था, 40 रुपये था, और अब वृद्धि हो गई है तो वृद्धि के बाद 6 किलोग्राम चावल कम खरीद पाया है। तो अब ये मूल्य जो है यहाँ पर आप देखेंगे अगर इसको भी निकालना चाहें वृद्धि वाला मूल्य तो ये भी निकाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, हमें केवल प्रारंभिक मूल्य निकालना था, वो हम निकाल चुके हैं। तो आंसर है यहाँ 56 का बी वाला। 57वां प्रश्न है आपका, एक वस्तु पर एक दुकानदार एक ग्राहक को निम्न छूट के विकल्प देता है। पहला विकल्प है 10% और 20% की क्रमिक छूट और तदुपरांत 10% सेवा कर का भुगतान। इसी प्रकार सेकंड टाइम पर 20% और 10% की क्रमिक छूट, उसके बाद 10% सेवा कर का भुगतान। तीसरे टाइम पर क्या है, पहले 10% सेवा कर का भुगतान करना है, उसके उपरांत 20% और 10% की क्रमिक छूट दी जाती है। देखिए इस तरह के जो प्रश्न हैं अगर एग्जाम में आ जाएं तो ये टाइम टेकिंग प्रश्न होते हैं, आप इनको छोड़ देंगे तो उसी में ज़्यादा भलाई है आपकी। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यकीन मानिए इसमें आपके 3 से 4 मिनट बड़े आराम से लग जाएंगे। तो मेरा मानना ये है इस तरह के प्रश्नों को आप तत्काल छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना छोड़ने में, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए हम मान लेते हैं कोई वस्तु है, ठीक है, और उसका मूल्य, वस्तु का मूल्य जो है यहाँ पर कितना है, 1000 रुपये है। 1000 रुपये हमने इसका मूल्य मान लिया है। अब जो पहली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है, इस कंडीशन में ये कहा गया है कि दुकानदार पहले क्या करता है, 10% और 20% की यहाँ पे क्रमिक छूट दे देता है। देखिए यहाँ पर जब दुकानदार 10% और 20% की क्रमिक छूट देगा तो ये समतुल्य हो जाएगी किसके,
एकल छूट के समतुल्य हो जाएगी। 10% 20% की दोनों ये छूट है मिलाकर ये एक समतुल्य एकल छूट बन जाएगी। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसका फॉर्मूला जब आप देखेंगे तो हो जाएगा 10% प्लस 20%, ठीक है, माइनस, ठीक है, चूंकि ये छूट 1000 रुपये पर दी जा रही है तो यहां पर हो जाएगा आपका 10 × 20 अपॉन कितना है ये हो जाएगा 1000, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरा, यानी इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 28%। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो 10% और 20% की क्रमिक छूट दी गई है, उस छूट के उपरांत यहाँ पर उस एकल छूट के बाद यहाँ पर 28% कमी करनी पड़ेगी किसको, दुकानदार को, अपने 1000 रुपये वाली वस्तु में, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, यानी अब 1000 रुपये की मान लीजिए कोई वस्तु है, अब छूट के उपरांत वस्तु का मूल्य क्या होगा, यानी जो छूट ये वाली छूट है इसके उपरांत वस्तु का मूल्य क्या होगा वो निकाल लेते हैं। यानी कि छूट के उपरांत वस्तु का मूल्य 1000 माइनस 1000 का 28%, 1000 × 28/100, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर, यानी इसको मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, 1000 माइनस ये आपका आ जाएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा 280, ठीक है। यानी कि ये आपका जो मूल्य आ जाएगा वो आ जाएगा 720 रुपये आपका मूल्य आ जाएगा छूट के उपरांत। अब यहाँ पर बात बोली गई है कि अब ये छूट के उपरांत इतना मूल्य हो गया, अब इसके ऊपर 10% उसको जो है सेवा कर का भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप सेवा कर का भुगतान के बाद वस्तु का मूल्य फिर कितना हो गया, भाई सेवा कर का भुगतान इसे करना है, सेवा कर का भुगतान करना है सेवा का। अब इसके बाद वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप कर लीजिए 720 का 10% निकाल लीजिए, 720 प्लस 720 का हमें क्या निकालना है 10%, क्योंकि सेवा कर का भुगतान करना है तो 10/100 करना है यहाँ पर। तो आप जब इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 720 प्लस 72, यानी कि अब वस्तु का मूल्य सेवा कर के भुगतान के बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 792 रुपये, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए पहले वाले में जो पहली वाली कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कैलकुलेशन निकाल ली है और हमने यहाँ पर ये मूल्य हमें पता मिल गया है। यानी कि अगर हम एकल छूट दोनों छूटों को जोड़ दें तो एकल छूट बन जाएगी, ठीक है। तो उसके हिसाब से वस्तु का मूल्य 1000 रुपये की वस्तु मान के लेकर चले थे तो ये 720 की रह जाएगी। अब चूंकि इसमें इसको कितने का भुगतान करना है, 10% सेवा कर का भुगतान करना है, उसके बाद वस्तु कितने की हो जाएगी 792 की हो जाएगी। तो यहाँ तक तो बात क्लियर है। सेकंड वाली स्टेप है, सेकंड वाला जो कंडीशन है उसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए आप ये देखेंगे फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल क्या है जो छूट है उसको घुमा दिया गया है। घुमाने के उपरांत जो यहाँ पर 20% और 10% बोला है, अगर आप ये सेम यही वैल्यू यहाँ पर रखकर निकालेंगे तो भी यही आपको आंसर प्राप्त होगा, तो भी आपको यही वैल्यूज यानी यही वस्तु का मूल्य यही सब प्राप्त होगा। तो हमें सेकंड वाला निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेकंड वाले की कैलकुलेशन ऑलरेडी यहीं पर हो रखी है। थर्ड वाली जो कैलकुलेशन है, थर्ड वाली स्टेप की कैलकुलेशन ये हम कर लेते हैं। तो इसमें बोला गया है कि पहले 10% सेवा कर का भुगतान दिया गया है, उसके उपरांत इसने 20% और 10% की क्रमिक छूट दे दी है। तो मान लेते हैं कि 1000 रुपये की हमारी वस्तु है। अब हमने पहली बार में मान लीजिए यहाँ पर तीसरे वाले विकल्प से हम चलते हैं, इस वाले विकल्प से। तो इस विकल्प के अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि मान लीजिए 1000 रुपये की वस्तु है और 1000 रुपये की वस्तु में हमने पहले 10% का जो है सेवा कर का भुगतान करवा लिया पहले ही, यानी 1000 रुपये की वस्तु है 1000 रुपये की है। अब 1000 का 10% क्या हो गया, यानी 1000 गुणा 10/100, ठीक है। आप इसको जो कर लीजिए सॉल्व, तो आप ये पाएंगे यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, पहले हमने 10% का जो सेवा कर का भुगतान है जब हमने करवा लिया है तो इसके बाद वस्तु कितने की हो जाएगी, इसके बाद वस्तु का मूल्य हो जाएगा आपका, यानी कि ये हो जाएगा 1100 रुपये, 1000 प्लस 100 ये हो जाएगी, यानी कि 10% सेवा कर के भुगतान के बाद 1100 रुपये मूल्य हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये आपने 10% सेवा कर का जो भुगतान है ये हमने यहाँ पे करवा दिया है स्टार्टिंग में सेवा कर का भुगतान, इसके बाद मूल्य हो गया 1100 रुपये। अब इस 1100 रुपये पर दुकानदार क्या करेगा, यहाँ पर 20% और 10% की क्रमिक छूट देगा। तो यहाँ पर आप 1100 का 20% और 10% निकाल लीजिए, ठीक है। तो जब आप 1100 पर 20% और 10% की समतुल्य एकल छूट जब निकालेंगे तो ये आपकी आ जाएगी, ये भी 28% आ जाएगी। यानी कि इस पर 20% और 10% की जो समतुल्य एकल छूट है, लिख दे रहा हूं, समतुल्य जब एकल छूट जब आप निकालेंगे तो उसका मान भी यानी सेम वही तरीका है जो आपने यहाँ पे फॉलो किया है, यानी यही सेम यही वैल्यू सब रखी जाएंगी। तो ये आपका मान निकल कर आ जाएगा कितना 28%, ठीक है, 28%। तो अब आप क्या करें यहाँ पर, अब आप 1100 का 28% निकालकर चेक कर लीजिए। हम यहाँ पर 1100 का 28% निकालकर चेक कर देते हैं। देखिए मैं एक साइड का पोर्शन ये वाला जो है मिटाऊंगा नहीं, यहीं पे लिख देता हूँ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगला पेन में ले लेता हूँ, यहाँ पर हम 1100 का 28% निकाल के देख ले रहे हैं। यहाँ पर
इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1100 का 28% हम निकाल ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर निकालेंगे, जब 1100 का 28% निकाल लीजिए आप, 1100 इसके अलावा माइनस 1100 इंटू 28/100। जब आप इस कैलकुलेशन पूरी करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन लिख देता हूँ। ये आ जाएगा यहाँ पर जो आ जाएगा 1100 माइनस 308 बराबर आ जाएगा 792 रुपये। यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, चाहे तो आप पहले क्रमिक छूट दे दें, ठीक है। यानी आप ये देख पा रहे हैं, चाहे तो पहली और दूसरी कंडीशन में जो बात बोली गई कि पहले हम किसी को क्रमिक छूट देते हैं, या फिर हम पहले थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग पहले 10% उस पर क्या ले लें, सेवा कर भुगतान करवा लें, उसके बाद छूट दे दें। दोनों ही स्थितियों में आप देखेंगे जो मूल्य है वस्तु का वो समान रहेगा। कितना? 792 रहेगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि ग्राहक के लिए केवल एक सबसे अच्छा विकल्प है, ग्राहक के लिए केवल 2 सबसे अच्छा विकल्प है, ग्राहक के लिए केवल 3 सबसे अच्छा विकल्प है, या ग्राहक के लिए सभी विकल्प समान रूप से अच्छे हैं। तो ये आंसर होगा यहाँ पर डी, यानी ग्राहक के लिए सभी विकल्प समान रूप से अच्छे हैं। चाहे तो वो पहले वाले विकल्प को उठा ले, दूसरे को उठा ले, तीसरे को उठा ले, हर परिस्थिति में उसे वस्तु का जो भुगतान करना है, वस्तु के मूल्य का भुगतान करना है, वो 792 रुपये का ही करना है, जो कि आपके सामने मैंने निकाल कर बता दिया है। तो ये लेंदी प्रश्न है, कोशिश यही करना है, इसको छोड़ देना। इस तरह के प्रश्न आए उन्हें छोड़ देना आप। 58वां प्रश्न है अब आपका, देखिए रीजनिंग का प्रश्न है। ए से जेड तक के वर्ड 1 से 26 तक क्रम से क्रमांकित किए गए हैं। यानी 1 से 26 का मतलब क्या है? जैसे आप जानते हैं, ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए यहाँ पर 3, ठीक है, ऐसे करके। यानी कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट जो 26 होते हैं, तो हर सब के लिए एक एक साइन किया गया है। यानी ए के लिए 1 नंबर, बी के लिए 2, सी के लिए 3, ठीक है। यदि GHI बराबर 1578 और DEF बराबर 912 है, तो ABC किसके बराबर है? ठीक है, ये बात भूली गई है। तो देखिए यहाँ पर आप GHI को पहले लिख लीजिए, GHI, ठीक है। अगर आप अल्फ़ाबेट में अगर देखें तो G का जो स्थान है, यानी कि जो G का स्थान है, अगर आप देखें अल्फ़ाबेटिकली, तो G 7वें स्थान पे पड़ता है, ठीक है। H जो है 8वें पर पड़ता है, I जो है 9वें पर आता है, ठीक है। I जो है 9वें पर आता है। तो ये कितना बन गया? ये 789 इंटू 2। तो अगर ये इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो आपको ये वाला वैल्यू है, ये 1578 जो है संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो भी इन लेटर की नंबरिंग है, उस नंबरिंग में 2 का गुणा करने पर आपको ये वैल्यू प्राप्त हो रही है। ठीक इसी तरह से DEF में भी देख लीजिए। देखिए DEF लिख लेते हैं, DEF। तो D कौन से नंबर पर आता है? D आपका जो आता है ये 4थे नंबर पर आता है, ठीक है। E जो है आपके 5वां नंबर पर पड़ता है, F जो है आपके 6वें नंबर पर पड़ता है। तो इसका भी कर लीजिए, 4, 5, 6 इंटू 2। तो आपको क्या वैल्यू प्राप्त हो जाएगी? ये वाली वैल्यू 912 ये प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब सेम ऐसे ही आप क्या करेंगे, ABC के लिए पूछा गया है, तो ABC लिख लीजिए यहाँ पर, ABC। तो A पहले स्थान पर, पहले नंबर 1, ठीक है, B सेकंड और C जो है 3rd। तो इसका भी वही करें, यानी कि ये हो जाएगा 123 इंटू 2। तो जब आप इसको करेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा 246। तो आंसर है आपका यहाँ पर 58 का डी वाला, 246 आपका आंसर यहाँ पर आ गया। 59वां प्रश्न है अब आपका यहाँ पर, निम्न में लुप्त पद, यानी कि लुप्त पद जो एड्रॉइड, ये क्या है, ये पूछा गया है। तो देखिए ये भी आपका रीजनिंग का सवाल है, और इस तरह के जो सवाल हैं प्रैक्टिस इसमें मांगी जाती है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये ए से ये बी तक हम जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, +1 हो रहा है यहाँ पर, यानी A +1, A के बाद B आता है। C से E तक जा रहे हैं, यानी यहाँ पर आप C से E तक जाएं, ये तो A से B तक पहुँच गए। अब आप C से E तक पहुँचे इस तरह से, ठीक है। तो C से E पे पहुँचने पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर +2 हो रहा है, यानी CDE। भाई C के बाद क्या आता है, D, और D के बाद E आता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक में क्या है, +2 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये +2 हो रहा है। इसी तरह से P से S तक पहुँचने के लिए, तो P से आप जब S तक पहुँचेंगे, इस तरह से यहाँ से लेकर S तक पहुँचेंगे, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, ये +3 आ रहा है, ठीक है। 3 कैसे आ रहा है, जैसे देखा होगा आपने, PQRS, यानी P से S जो है तीसरे स्थान पर पड़ रहा है ये,
तो यहाँ पे +3 आ रहा है। इसी तरह से आप अगला वाला जो नंबर है वो भी देख लेते हैं। अगला वाला क्या है, क्यू है, ठीक है। क्यू के लिए मैं यहाँ से चल देता हूँ, क्यू से लेकर यू तक पहुँचने के लिए, तो इसमें +4 हो रहा है, +4 हो रहा है पैटर्न। तो सेम पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो होगा। तो आप कर लीजिए m के बाद, यानी कि m के बाद +1 अगर आप इसका करेंगे m के बाद, तो क्या आएगा, m के बाद n आ जाएगा +1 पर, ठीक है। n के बाद +2 इसका जो करेंगे आप, तो क्या आ जाएगा, NOP, ठीक है, यानी कि NOP, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका P आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद G, ठीक है, यहाँ पे +3 कर दीजिए, G में 3, यानी G से तीसरे स्थान पर कौन आएगा, तो GHI, उसके बाद क्या आएगा आपका J आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप J लिख दीजिए। I में करेंगे तो आप यहाँ पर +4 कर देंगे आप, तो I के बाद IJKLM, तो यहाँ पर आपका M प्राप्त हो जाएगा, तो आपका अनुक्रम हो जाएगा NPJM। तो यही आपका सही आंसर है, 59 का आंसर है यहाँ पर डी वाला, NPJM। 60वां प्रश्न है अब आपका, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, आपको पता करना है। देखिए बहुत सिंपल है ये, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आपने भिन्न पढ़ी है तो आप फ्रैक्शन को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, फ्रैक्शन में घात यानी माइनस में अगर घात है वो पॉजिटिव में कैसे बनाई जाती है ये आपको ज्ञान है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम एक आपको ये वाला जो है आपका पहला वाला है जो ऑप्शन है, इसी को चलते हैं। देखिए इसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी ये तो होल पूरी इसका 1/2 जो आपकी भिन्न है, इस पर पूरी इसकी घात -6 दी हुई है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, -6/2 की घात -6, ऐसे पृथक रूप में भी लिख सकते हैं। अब देखिए भिन्न में एक रूल होता है, रूल ये होता है कि मान लीजिए अंश या हर में किसी की घात अगर नकारात्मक है तो उसका स्थान बदल देते हैं। मान लीजिए अंश में 1 की घात नकारात्मक है और ये 1 जो है मान लीजिए नीचे पहुंच जाएगा तो इसकी घात क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से हर जो है 2 ये हर है और ये अगर ऊपर पहुंच जाएगा तो इसकी घात क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। तो यहाँ पर वही करते हैं भाई, जब ऊपर जब 1 पहुंच गया तो यहाँ पर 2 की घात कितनी होगी, 6 हो गई। ठीक है, अब चूंकि 1 की घात 1 का कोई यहाँ पे महत्व नहीं है, लिखने से कोई फायदा ही नहीं है, तो 2 की घात कितनी होगी, 6 हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, 2 की घात 6 का मतलब होता है यहाँ पर 64। करके देख लीजिए कैलकुलेशन आप। सेम यहाँ पर भी वही होगा भाई, 4 जो है 1/4 जो है इस तरह से यहाँ पर 1 मैंने करके दिखा दिया है, तो इसका भी वही होगा 1 की घात -3। आप ऐसे करके लिख लीजिए। देखिए मैं ये लिख तो इसलिए रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, जो नए अभ्यर्थी हैं उनको समझ में आए। तो आप जब 4 को जब ऊपर पहुँचाएंगे तो इसकी घात क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, यानी ये घात इसकी कितनी हो गई, ये घात हो गई 3 हो गई। तो यहाँ पर आप कर लीजिए, यानी 4 4 16 और ये हो जाएगा आपका फिर से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये भी 64 हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला भी कर लीजिए, तो ये इसका कितना हो गया, ये जब ये ऊपर पहुंच गया तो 3 की घात कितनी होगी, 3 की घात 4 हो गई। जब 3 की घात 4 है तो इसको आप कर लीजिए मल्टीप्लाई, यानी 3 का गुणा 4 बार कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 81 आ जाएगा। इसी तरह से ये वाला भी है, तो ये जब 6 की घात यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है वैल्यू, सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रहा है 1/3 की घात -4 का, तो यहाँ पर यही सबसे बड़ी संख्या है। तो आंसर है 60 में का सी वाला। देखिए इसमें आपने भी देखा कुछ भी नहीं है, अगर आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैथ का आता है तो बड़े आराम से आप इसको कर पाएंगे। 61वां प्रश्न है अब आपका, एक व्यक्ति x किसी कार्य का 20% 8 दिनों में पूरा कर सकता है और दूसरा व्यक्ति y उसी कार्य का 25% 6 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों साथ साथ काम करते हैं तो उस कार्य का 40% कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये पूछा गया है। देखिए बड़ा सिंपल है, यहाँ पर कोई व्यक्ति x है तो x किसी काम का जो है 20% कितने दिनों में कर रहा है, ये 20% कर रहा है, ये 8 दिन में 8 डेज में कर रहा है, लिख देते हैं। तो ये 100% उस काम का कितने दिन में करेगा, इसका 100% कितने दिन में करेगा। ऑब्वियस सी बात है, इसमें 5 टाइम्स ले रहा है यहाँ पर ये, यानी कि ये इसमें 5 का मल्टीप्लाई आप हो रहा है 20 से 100% आने में, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ 8 में 5 का गुणा कर दीजिए, यानी कहने का मतलब क्या है, ये हो जाएगा 40 दिन में, यानी कि x किसी काम का 100% 40 दिन में पूरा करेगा। ठीक इसी तरह से बाई का चेक कर निकाल लीजिए आप, तो बाई जब जो है बाई आपका किसी काम का जो है 25% कितने दिन में कर रहा है, किसी काम का 25% कर रहा है, ये 6 डेज में कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये 100% कितने दिन में करेगा, तो ये 100% तक होने में 4 टाइम ले रहा है ये। ठीक है, तो 4 का गुणा हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर 6 × 4 यानी 24 डेज, यानी कि बाई उसी काम का जो है 100% 24 दिन में पूरा करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जो कंडीशन बोली गई है कि मान लीजिए जो x y हैं दोनों मिलकर काम करते हैं, यानी कि ये आपका x हो गया और ये आपका क्या हो गया, y हो गया। x किसी काम का 100% कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में कर रहा है, और
बाई जो है किसी काम का 100% कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है, और ये सम्मिलित रूप से काम करेंगे। तो सम्मिलित रूप से जब काम करेंगे तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है, लघुत्तम समापरिवर्त्य निकाल लेंगे। तो जब हम एलसीएम इनके कामों का निकालते हैं, 100% वर्क जो है जो कर रहे हैं 100% वर्क 40 दिन में, तो इसका एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम निकालने पर आपको जो वैल्यू प्राप्त होगी वो हो जाएगी 120। ये देखिए ध्यान देना, ये 120 दिन नहीं है बल्कि 120 यूनिट वर्क है, 120 यूनिट वर्क है। यानी कहने का मतलब क्या है, इसमें एक दिन में मान लीजिए 40 दिन ले रहा है एक्स और बाई ले रहा है 24 दिन, तो एक दिन में एक्स जो है 3 यूनिट काम करेगा और बाई जो है यहाँ पर 5 यूनिट काम करेगा। यानी कि एक्स और बाई एक दिन में कितना काम करेंगे वो आप लिख लीजिए यहाँ पर, एक्स और बाई एक एक दिन में एक्स प्लस बाई बराबर कितना होगा, 3 और 5, यानी कि ये 8 यूनिट वर्क पर डे करेंगे, ठीक है। तब 100% जो काम है यानी जो कि 120 यूनिट के बराबर है, ये काम पूरा समाप्त कर पाएंगे। तो 8 यूनिट वर्क ये पर डे करेंगे दोनों, ठीक है। और ये 120 यूनिट वर्क जो है किसके बराबर है, ये 100% वर्क के बराबर है, ये 100% वर्क जो है इसके बराबर है। अब पूछा ये गया है कि अगर वे दोनों साथ साथ काम करते हैं तो उस कार्य का 40% कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखिए 120 का 40% आप निकाल लीजिए यहाँ पर, यानी 120 का 40% तो निकालना है हमें, यानी 120 यूनिट वर्क जो है ये 100% काम के बराबर है। 120 यूनिट वर्क जो है 100% के बराबर है, इसका 40% निकालना है। तो निकाल लीजिए आप 120 का 40%, यानी 120 इंटू 40/100, ठीक है, ये हो गया, यानी कि ये आ गया आपका 48 आ जाएगा, ये 48 यूनिट्स आ जाएंगी, ठीक है। यानी कि आप देख पा रहे हैं 48 यूनिट, और दोनों सम्मिलित रूप से एक दिन में कितना काम करते हैं, 8 यूनिट काम करते हैं। तो 8 का भाग दे दीजिए इसमें, तो 48/8, ठीक है। तो ये 6 डेज में यानी 6 दिन में ये कितना कर पाएंगे, 40% काम, यानी उस काम का 40%, दोनों अगर एक साथ काम करें तो 6 दिन लेंगे उस काम का 40% पूरा करने में। तो यहाँ पर यही तो आपका आंसर है, यानी कि आंसर है यहाँ पर ए वाला, 6 दिनों में ये पूरा हो जाएगा 40% काम, ठीक है। तो आंसर है 61 का ए वाला। 62वां प्रश्न है अब आपका, एक कार जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से स्थान एक्स से स्थान वाई तक यात्रा करती है। यानी कि मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, ये एक एक्स स्थान है और ये एक क्या है, ये एक वाई स्थान है, और इसकी बीच की हम ये दूरी जो है, इस ट्रैक की दूरी हम मान लेते हैं कितनी है, 12 किलोमीटर दूरी हम यहाँ पर मान लेते हैं, अज्यूम कर ली अपनी तरफ से, ठीक है। हमने ये दूरी यहाँ पर अज्यूम कर ली अपनी ओर से कि ये जो ट्रैक है एक्स और वाई के बीच का, इसकी दूरी 12 किलोमीटर है। तो एक कोई कार है और ये कार जो है बताया गया है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से एक्स से वाई तक यात्रा करती है। यानी स्टार्टिंग में इसकी चाल कितनी है यहाँ पर, ये 20 किलोमीटर है, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब पुनः ये कार वापस आ रही है इधर से, तो अब वापस आते समय इसकी चाल कितनी है, वापस आते समय इसकी औसत चाल जो है, यानी ये वापस जब आ रही है तो इसकी औसत चाल है 2v, ठीक है, वापस आते समय। अब पुनः ये कार जो है इधर से इधर जा रही है, बोला गया है यहाँ पर, तो फिर से ये कार जो है एक्स से वाई तक जा रही है। अब इसकी चाल कितनी है यहाँ पर, ये चाल है इसकी 3v है, ठीक है, और फिर से ये वाई से एक्स से वापस आ रही है, ठीक है। तो अब इसकी चाल हो गई यानी 4 गुनी, इसकी चाल अब जो है 4 गुनी हो गई, क्योंकि वापस आ रही है ये, इसने अपनी चाल फिर से बढ़ा दी है। अब देखिए ध्यान देना, हम ये पूरा ये मान के चले एक्स से वाई के बीच का जो ट्रैक है ये 12 किलोमीटर मान लिया है। 12 किलोमीटर ने क्यों मान लिया है, क्योंकि जो ये चाल परिवर्तित हो रही है बार बार, जैसे b बराबर 1 है, उसके बाद 2 है, फिर 3 है, फिर 4 हो रहा है, तो हमने क्या किया, इन सब का एलसीएम निकाल लिया, ठीक है। एलसीएम निकालने के उपरांत 12 हमें एलसीएम मिला, तो इसी हिसाब से हमने यहाँ पर क्या किया, इस ट्रैक की जो दूरी है 12 किलोमीटर अज्यूम कर ली है अपनी तरफ से। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचें तो स्टार्टिंग में जब कार जो है एक्स से वाई की ओर गई है 20 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से, ठीक है, तो 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको कितना समय लगेगा, ऑब्वियस सी बात है इसको 12 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि इसकी जो औसत चाल है वो कितनी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है औसत चाल, तो इसको 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में 12 घंटे का समय लगा। सेकेंड टाइम जब वाई से एक्स की तरफ वापस आई है, तो यहाँ पर क्या है, इसकी जो औसत चाल है वो कितनी है, औसत चाल इसकी होगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसका समय कितना लगेगा, 6 घंटे का समय लगेगा यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर इसको जब
थर्ड टाइम ये एक्स, तीसरी बार में एक्स से वाई की तरफ गई है, तो यहाँ पर इसकी जो औसत चाल है वो कितनी हो गई है 3v किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 3 टाइम्स इसकी चाल। तो इसका समय कितना लगेगा, यहाँ पर इसका समय लगेगा 4 घंटे का लगेगा। ठीक है, आगे यहाँ पर आप देखेंगे फोर्थ टाइम पर यहाँ पर समय कितना लगेगा, यहाँ पर इसको समय लग रहा है 3 घंटे का। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया है तो संपूर्ण यात्रा के लिए कार की औसत चाल, देखिए हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड बराबर होता है आपका टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन यहां पर है टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है, पहली बार में हम यहां से यहां एक्स से वाई की तरफ हम जा रहे हैं, तो हम डिस्टेंस हमारी टोटल कितनी है 12 किलोमीटर हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, और फर्स्ट टाइम में 12 किलोमीटर हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, टाइम कितना लग रहा है हमें टाइम लग रहा है 12 घंटे का समय लग रहा है हमें, तो 12 ये हो गया। ठीक है, अब सेकंड टाइम में हम फिर से कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, फिर सेकंड टाइम में हम 12 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, लेकिन सेकंड टाइम में चूंकि स्पीड हमारी डबल हो गई है, अब टाइम कितना लग रहा है हमारा 6 घंटे का लग रहा है, तो हमने यहाँ 6 लिख लिया। थर्ड टाइम में हमारी डिस्टेंस कितनी कवर कर रहे हैं 12 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, लेकिन थर्ड टाइम में हमारा टाइम जो है घट गया, टाइम जो है 4 घंटे का रह गया। फोर्थ टाइम में हम देख रहे हैं हम डिस्टेंस पूरी 12 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, लेकिन हमारा समय कितना लग रहा है 3 घंटे का लग रहा है। तो आप जब ये करेंगे आप तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 48, यानी ये किलोमीटर्स हैं और ये आपके आवर्स हैं नीचे। ठीक है, तो ये ऊपर आ जाएगा 48 अपॉन नीचे आ जाएगा आपका 25। ठीक है, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.92। ठीक है, यानी कि ये लगभग 2 के बराबर आ रही है, लगभग बराबर है 2 से थोड़ी कम है। तो ये किसके बीच में रहेगी, एवरेज स्पीड किसके बीच में रहेगी, v किलोमीटर प्रति आवर से कम रहेगी, नहीं v किलोमीटर प्रति आवर से कम नहीं रहेगी, v का मतलब हो गया 1 किलोमीटर प्रति आवर से कम रहेगी, नहीं, v और 2v यानी कि 1 किलोमीटर प्रति आवर और किसके बीच में 2 किलोमीटर प्रति आवर के बीच में रहेगी। हाँ, ये 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर प्रति आवर के बीच में ही तो आ रहा है 1.92 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो ये स्पीड कितनी रहेगी, ये इसके बीच में रहेगी, यानी कि ये जो स्पीड हमने निकाली है ये वाली 1.92, ये v और 2v किलोमीटर प्रति आवर के बीच में ये यहाँ पर लाइज करेगी, यहाँ पर ये रहेगी 1.92 किलोमीटर प्रति आवर जो है ये v और 2v किलोमीटर प्रति आवर के बीच ये रहती है। तो यहाँ पर यही आपका आंसर है 62 का बी वाला। 63वां प्रश्न है अब आपका, देखिए प्रश्न ये भी बहुत सिंपल है और यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ये पूछा गया है। पहला है यहाँ पर एक वर्ग है और एक वृत्त के प्रतिच्छेदन के बिंदुओं की न्यूनतम संख्या 2 है, यानी एक वर्ग और एक वृत्त के जो प्रतिच्छेदन बिंदु हैं इनकी न्यूनतम संख्या क्या 2 हो सकती है। देखिए मैंने आपके सामने यहाँ पर पहले ऑलरेडी ही आकृतियां लगा दी हैं ताकि साफ साफ समझ में आए। देखिए ये आपका क्या है, एक वृत्त है और ये आपका वर्ग है। तो आप ये देख पा रहे हैं जब इसको हम इसके ऊपर रख रहे हैं इस तरह से, इसको हम यहाँ पर ये आकृति को यानी एक वृत्त के ऊपर वर्ग को हम यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं, तो हम ये पा रहे हैं कि ये 2 जगह ये कट रहा है, ये यहाँ पर एक कट रहा है और यहाँ पे कट रहा है, यानी कि यहाँ पर प्रतिच्छेदन बिंदुओं की न्यूनतम संख्या यहाँ पे कितनी निकल कर आ रही है, यहाँ पर 2 संख्या निकल कर आ रही है। यानी कहने का मतलब क्या है, पहली वाली जो कंडीशन है बिल्कुल सही है। सेकंड, एक वर्ग और एक वृत्त के प्रतिच्छेदन के बिंदुओं की अधिकतम संख्या 8 है। अब देखिए एक वर्ग और वृत्त के प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या 8 कब होगी, जब हम यहाँ पर वृत्त के ऊपर आपका पूरा वर्ग फॉर्म कर दें तो आपके कुछ इस तरह से 8 प्रतिच्छेदन बिंदु आपको मिल जाएंगे, एक ये, दूसरा ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, 6 वाला ये, 7वां आपका प्रतिच्छेदन यहाँ पर ये और ये 8, ऐसे करके 8 मिल जाएंगे। यानी कि दोनों ही यहाँ पर जो कंडीशंस दी हुई हैं, दोनों ही कथन जो कहे गए हैं, ये अगर इस अकॉर्डिंग आकृति फॉर्म की जाती है तो ये दोनों ही कंडीशन आपकी सही हो रही हैं। तो यही आपका आंसर है 63 का सी वाला, 1 और 2 दोनों। 64वां प्रश्न है अब आपका, एक व्यक्ति को धारा की उल्टी दिशा में जाने की अपेक्षा धारा प्रवाह की दिशा में किसी निश्चित दूरी को नाव द्वारा खेने में आधा समय लगता है। अचल पानी में चाल का धारा की चाल से अनुपात क्या है। थोड़ा सा इसको देखिए, ये स्ट्रीम वाले प्रश्न होते हैं, इनको थोड़ा समझने के लिए मैं एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। मान लीजिए ये
आपके कोई मतलब नदी है, ठीक है, और नदी का ये फ्लो है वो इस तरफ है ऐसे करके, ठीक है, नदी का फ्लो इस तरफ है। मैं ये इस तरह से ये दिखा दे रहा हूँ, ये नदी का फ्लो है, ठीक है। अब देखिए ध्यान देने वाली बात भी ये है, मान लीजिए नदी का फ्लो इस तरफ, धारा इस तरफ बह रही है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से तैरना स्टार्ट करता है तो उसको ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, वो इस धारा के साथ बड़े आराम से यहाँ तक पहुँच जाएगा। यानी कि ये डाउन स्ट्रीम बोली जाती है, इसको हम DS या डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम ये मान लेते हैं कि ये नदी की जो धारा है ये 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बह रही है, ठीक है, और कोई व्यक्ति इसमें उतरता है और व्यक्ति की चाल भी 2 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है। तो व्यक्ति को कोई ज़्यादा इसका प्रतिरोध नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसके फ्लो के साथ ही व्यक्ति बहकर बड़े आराम से डाउन स्ट्रीम तक पहुंच जाएगा, ठीक है, निचले तल तक पहुंच जाएगा। और मान लेते हैं कोई व्यक्ति यहाँ से, ठीक है, यानी यहाँ से अप स्ट्रीम पर आना चाहता है, इस तरफ आना चाहता है यहाँ से। अब चूंकि नदी का फ्लो इस तरफ है, धारा इस तरफ बह रही है और धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बह रही है, अज्यूम कर लिया है मैंने, और कोई व्यक्ति अप स्ट्रीम पर आना चाहता है, यहाँ से यहाँ आना चाहता है, तो क्या करना होगा? व्यक्ति की जो स्पीड होगी इसको अपनी ज़्यादा स्पीड रखनी होगी, तभी तो व्यक्ति स्पीड को तोड़ पाएगा, स्पीड को क्रैक करके आगे बढ़ पाएगा, तभी तो अप स्ट्रीम पे पहुंच पाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू होता है। इसी वजह से यहाँ पे समय का डिफरेंस आ जाता है। जैसे बोला गया है कि यहाँ पर एक व्यक्ति को धारा की उल्टी दिशा में जाने की अपेक्षा धारा प्रवाह की दिशा में जाने में किसी निश्चित दूरी को नाव द्वारा खींचने में आधा समय लगता है। यानी कि व्यक्ति मान लीजिए इस ओर जा रहा है, डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये आपकी डाउन स्ट्रीम है और ये आपकी क्या है, अप स्ट्रीम है। तो बोला गया है कि मान लीजिए जो टाइम है डाउन स्ट्रीम में अगर जा रहा है तो मान लीजिए डाउन स्ट्रीम में एक समय लग रहा है, 1 घंटे का लग रहा है, और अप स्ट्रीम में आने में लगभग लग रहा है इसको कितना, डबल लग रहा है, 2 का लग रहा है, 2 घंटा हो सकता है, 2 मिनट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो वहीं स्पीड की भी बात कर लें तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में चूंकि व्यक्ति की स्पीड और जो धारा की स्पीड है दोनों जुड़ जाती हैं, तो ये स्पीड यहाँ पर हो जाती है डबल, ठीक है। वहीं अप स्ट्रीम में क्या होता है, यहाँ पर चूंकि व्यक्ति को प्रतिरोध लगाना पड़ता है, यानी नदी की जो धारा है इसके खिलाफ प्रतिरोध लगाना पड़ता है, इसके लिए प्रतिरोध लगाना पड़ता है, तो क्या होता है यहाँ पर स्पीड कम पड़ जाती है। यानी मान लीजिए नदी की स्पीड जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बह रही है और व्यक्ति की स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पर प्रतिरोध जब होगा तो यहाँ पर क्या होगा, 3 में से 2 घट जाएगा, तो यहाँ पर 1 रह जाएगी, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। तो यहाँ पर हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है अचल पानी में चाल का धारा की चाल से अनुपात क्या है, यानी कि जो स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ क्या है हमसे पूछा गया है स्ट्रीम, इसके बारे में पूछा गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर अगर आप इस साइड में जाएंगे यानी डाउन स्ट्रीम में कोई व्यक्ति जाएगा तो क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में जाने पर आपकी जो ये है 2+1 यानी कि समय और आपका जो है टी जो है यानी कि टाइम और जो आपका स्पीड जो है ये जुड़ जाएगी और इसमें आपका 2 का भाग हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर अप स्ट्रीम की तरफ हम आएंगे तो अप स्ट्रीम की तरफ आने में क्या होगा, क्योंकि धारा के विपरीत हम जा रहे हैं तो हमारा यहाँ पर क्या लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा और हमारा यहाँ पर स्पीड जो होगी वो इसमें से घट जाएगी, तो 2 - 1/2। तो आप जब इसका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो निकालने में क्या होगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 और ये आपका रह जाएगा 1, यानी कि यहाँ पर आपका जो आपकी अनुपात है वो अनुपात आ जाएगा अचल पानी में चाल का धारा की चाल से अनुपात जो हो जाएगा वो 3:1 हो जाएगा। तो यही आपका 64 का आंसर है। आंसर है यहाँ पर डी वाला। 65वां प्रश्न है अब आपका यहाँ पर, प्राकृतिक संख्याओं के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके वर्गों का अंतर 63 है। यानी यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्राकृतिक संख्याओं के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके वर्गों का अंतर कितना है, 63 है। हम मान लेते हैं कि आपकी जो संख्याएं हैं, आपकी संख्याएं x और y 2 संख्याएं हैं और यहाँ पर x जो है आपकी वो y से बड़ी है, हम ये मान लेते हैं। यहाँ पर इनके वर्गों का अंतर यानी कि x² - y² बराबर क्या है, कितना है, 63 है। ये बात यहाँ पर बोली गई है। अब देखिए आप लोग जानते होंगे 63 के अगर आप फैक्टर करें, 63 के फैक्टर करने पर आपको क्या क्या प्राप्त होता है, फैक्टर में आपको 1, 3, 7 किन किन से फैक्टर हो जाते हैं, 9, ठीक है, 21, ठीक है, इसके अलावा 63। अब यहाँ पर अगर आप देखें 63 कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जिनको मिलाकर हम 63 बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक 1 × 63 होता है। सेकंड आपका क्या बन सकता है, सेकंड यहाँ पर बन सकता है 3 × 21, ठीक है, ये भी 63 हो जाता है। और अगला जो बन सकता है ये बन सकता है 7 × 9, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपके ऐसे 3 वर्ग बन सकते हैं जिनका अंतर आपको यहाँ पर
63 देखने को मिल जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये खोलने पर क्या हो जाता है, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई हो जाता है, और इनका प्रोडक्ट अगर आप करेंगे तो 63 आपको आंसर आ जाएगा। अगर आप ये तीन जो हैं आपके ये फैक्टर, अगर इन तीन फैक्टर को यहाँ पर रखेंगे तो आपको हर बार ये 63 प्राप्त हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे ये तीन आपके जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तीन युग्म आपके सामने ये उपस्थित हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा 65 का यहाँ पर ए वाला, यानी 3। 66वां प्रश्न है अब आपका, यदि भिन्नों 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 के अंश और हर दोनों में 5 जोड़ दिया जाता है तो निम्नलिखित में से किस एक के मान में न्यूनतम परिवर्तन होगा। देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो भिन्न दी हुई है इनका मान निकाल लेते हैं। तो आपकी 2/3 है, आप इसका 3 का जब 2 में भाग देंगे तो आपको जो वैल्यू प्राप्त होगी वो वैल्यू आ जाएगी 0.666। ठीक है, 3/4 है, इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.875। ठीक इसी प्रकार से 4/5 की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये आपकी आ जाएगी 0.8। 5/6 की जब आप वैल्यू निकालेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, हर का भाग अंश में दे देंगे तो हमारी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ये हो जाएगी हमारी कितनी आ जाएगी, ये 0.833, इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। अब जो बात बोली गई है कि यहाँ पर अंश और हर में हम 5-5 जोड़ देते हैं ऐसे करके सब में। ठीक है, तो हम जोड़ के देख लेते हैं, जो नई वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी नई भिन्न तैयार होगी, ये हो जाएगी 7/8। इसमें भी आप 5-5 जोड़ दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो नई भिन्न आपकी जो तैयार होगी कितनी होगी, 8/9 वाली तैयार हो जाएगी। ये इसमें भी 5-5 आप जोड़ दीजिए कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये कितना तैयार हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9/10। इसमें भी आप जोड़ दीजिए 5-5। ठीक है, ये आपका कितना तैयार हुआ, ये हो गया 10/11। अब जो नई भिन्न बनी है इनका मान निकाल लीजिए। इनका मान निकालने पर आपको ये यहाँ पे प्राप्त होगा 0.875। अगला प्राप्त होगा ये वाला मान इसका 8/9 का 0.888। आगे बढ़ते हैं, इसका जो नया मान जो प्राप्त होगा आपको होगा वो 0.90 प्राप्त होगा। ये यहाँ पर इसका जो 10/11 का जो नया मान प्राप्त होगा वो होगा 0.9090 और 90। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप इसमें आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा ऐसा मान है, कौन सी ऐसी भिन्न है जिसका मान 5 जोड़ने के बाद, अंश और हर में 5 जोड़ने के बाद भी लगभग बराबर सा ही है। ठीक है, उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, न्यूनतम परिवर्तन है। देखिए, क्या 2/3 वाली में है, 2/3 वाली में बहुत डिफरेंस है, 0.666, 0.875, बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो ये वाला तो है ही नहीं। 3/4 वाला है, 3/4 वाला में भी देखें 0.875 और 0.888, इसमें भी एक बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, कम का नहीं है, काफ़ी डिफरेंस है, तो ये भी एक जैसा नहीं है लगभग। ये वाला देख लेते हैं 4/5 और 9/10 वाला मान, इसमें भी आप देख रहे हैं बड़ा डिफरेंस 0.8 0.90। अगला है 5/6 वाला, देखिए यहाँ पर ये जो है इसमें और 0.909 इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग आप देख पा रहे हैं इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग समान से ही है। ठीक है, बहुत न्यूनतम परिवर्तन है, तो यही आपका आंसर है। आंसर है यहाँ पर 66 में का डी वाला, 66 का डी वाला। 67वां प्रश्न है अब आपका, एक अंक n इज ग्रेटर देन 3 भाज्य है 3 से लेकिन 6 से भाज्य नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक 4 से भाज्य है। यानी कंडीशन यह बोली गई है कि n जो है वो 3 से बड़ा है और ये 3 से तो भाज्य हो जाता है लेकिन 6 से नहीं है। तो हम ये देखते हैं 0 से 9 के बीच में जो ऐसी कितने नंबर आते हैं, ऐसी कितनी नंबर्स आते हैं जो कि 3 से विभाज्य लेकिन 6 से नहीं है। तो आपका एक 3 आ जाता है, 6 आ जाते हैं, 9 आ जाते हैं। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग n जो है 3 से बड़ा है, तो यहाँ पर 3 तो ले नहीं सकते, और दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग 6 से भाज्य नहीं है तो 6 भी नहीं होगा। यहाँ पर 9 नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि 3 से भाज्य है लेकिन 6 से भाज्य नहीं है। ठीक है, यानी 9 नंबर यहाँ पर एक ऐसा नंबर है जो कि 3 से भाज्य है और 6 से भाज्य नहीं है। तो हमने यहाँ पर n बराबर क्या रखना है, 9 रखना है, और 9 रखने के उपरांत क्या करना है, हमें ऐसी यहाँ पर संख्या आइडेंटिफाई करनी है जो कि 4 से भाज्य हो जाए। तो रख लेते हैं इसमें, यहाँ पर रखा n की वैल्यू 9 रख लीजिए, तो 2 × 9 बराबर कितना हो गया, 18 हो गया। क्या 18 4 से भाज्य है, नहीं, ये वाला भाज्य नहीं है। अगला है 3n, यानी 3 × 9, ये कितना हो गया, 27 हो गया। क्या ये 4 से भाज्य है, अब नहीं, ये 3n भी नहीं है। 2n + 4 देख लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ 2 × 9 + 4 कितना हो गया, ये 18 और 4 22। क्या ये 4 से भाज्य है, ये भी नहीं है 4 से भाज्य। अगला वाला है ये 3n + 1, यानी कि यहाँ पर 3 × 9
प्लस 1, तो कितना हो गया 27 और 1 28। क्या ये 4 से भाज्य है? हाँ, ये 4 से भाज्य है, ठीक है, यानी कि 7 बार भाज्य है ये। तो ये डी वाला आंसर यहाँ पर सही है, 3n+1, ठीक है। 67 का आंसर है यहाँ पर डी वाला। 68वां प्रश्न है अब आपका, यदि 1 लीटर पानी का भार 1 किलोग्राम है तो कितने घन मिलीमीटर पानी का भार 0.1 ग्राम होगा। देखिए इसके लिए आपको क्या है, ये आपने अगर क्लास 4th 5 में ये जो कन्वर्जन है ये पढ़े हैं, ये याद किए हुए हैं, तो आप इसे कर पाएंगे, वरना इसे आप नहीं कर पाएंगे। देखिए जो आपका 1 लीटर होता है ये कितने के बराबर होता है? 1 लीटर होता है 10⁶ क्यूबिक, ठीक है, मिलीलीटर के बराबर होता है। यहां तक बात क्लियर है? यानी कि 1 लीटर जो है वो 10⁶ क्यूबिक मिलीलीटर के बराबर होता है। अब देखिए 1 लीटर को हमें क्या करना है, 1 किलोग्राम के बराबर बोला गया है, तो 1 लीटर बराबर कितना है? ये 1 किलोग्राम बराबर कितना हो गया? ये 10⁶ क्यूबिक ml के बराबर हो गया 1 किलोग्राम, ठीक है। 1 किलोग्राम में आप जानते हैं कितना ग्राम होते हैं? 10⁻3, ठीक है। 1 किलोग्राम का मतलब हो गया 1000 ग्राम होते हैं, तो 10⁻3 ग्राम, ठीक है, बराबर कितना है ये? 10⁶ क्यूबिक ml, ठीक है। अब यहां पर हमें 1 ग्राम का निकालना है, ध्यान देना, हमें कितना का निकालना है? हमें 1 ग्राम का निकालना है। तो यहां पर जब 1 ग्राम का निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, इससे इसे कि कट जाएगा, ये 3 घात यहां पे कम हो जाएंगी, तो 1 ग्राम बराबर आपका हो जाएगा, 1 ग्राम बराबर हो जाएगा यहां पर 10⁻3 क्यूबिक ml यानी मिलीलीटर, ठीक है। यानी कि यहां पर ये 10⁻3 क्यूबिक ml हो गया। अब हमें पूछा गया कितना, क्या है? 0.1 ग्राम का, यानी इसमें भी आपको भाग देना है 10 का। तो ये 0.1 ग्राम का जब आप निकालेंगे, 0.1 ग्राम का, 0.1 ग्राम बराबर कितना हो गया? यहाँ पर भी 10 का 1 भाग दीजिए, यानी यहाँ पर भी 10 1 घात कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 10⁻2 क्यूबिक ml रह जाएगा, क्यूबिक ml। यानी कहने का मतलब क्या है, ये हो जाएगा आपका 100, ठीक है, घन मिलीमीटर हो जाएगा, 100 क्यूबिक ml, ठीक है। यानी 0.1 ग्राम जो है आपका 100 क्यूबिक ml के बराबर है। तो यही आपका 68 का आंसर है यहाँ पर सी वाला। देखिए इस तरह के जो प्रश्न हैं, अगर आपने पढ़ा है अच्छे से, कन्वर्जन आपको आता है कि कितना होता है 1 लीटर में, कितना क्या घन मिलीमीटर होता है, ये सब आपने बचपन में इकाइयाँ पढ़ी हैं, तो आप ये कर पाएंगे, वरना ये नहीं कर पाएंगे। तो 68 का आंसर है यहाँ पर सी वाला। 69वां प्रश्न है 69, यहाँ पर पानी से भरे हुए एक बर्तन का भार 40 किलोग्राम है। यदि यह 1/3 भरा हुआ है तो इसका भार 20 किलोग्राम हो जाता है। खाली बर्तन का भार क्या हुआ है? देखिए यहाँ पर इसके कई तरीके हैं। एक तरीका इसका ये, ऑप्शन के थ्रू भी इसको आप निकाल सकते हैं। हम एक ऑप्शन ले लेते हैं और ऑप्शन के थ्रू इसको निकालने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपका 10 किलोग्राम है, इसको उठा लेते हैं। तो यहाँ पर एक मान लीजिए एक पानी का बर्तन है इस तरह से, ठीक है। तो पानी से भरे हुए बर्तन का भार, इसका टोटल भार कितना है? टोटल भार ये बोला गया है 40 किलोग्राम है। टोटल भार कितना है? 40 किलोग्राम है। और अगर ये मान लेते हैं खाली बर्तन का भार, मान लेते हैं इसका कितना है? खाली बर्तन का जो भार है, यानी कि बर्तन का भार 10 किलोग्राम है, और इसमें हमने 10 किलोग्राम ले लिया है, ठीक है। और अंदर का इसका जो पानी है वो कितना है? 30 किलोग्राम है। तो ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों को मिलाकर कितना बन जाएगा? 40 किलोग्राम पूरा बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। बोला गया कि यदि 1/3 भरा हुआ है, यानी कि 10 किलोग्राम तो बर्तन का भार है, 10 kg तो बर्तन का भार है यहाँ पर, ये तो है ही है, और 1/3 भरा हुआ है, यानी कि 1/3 का मतलब क्या हुआ? अंदर जो 30 किलोग्राम पानी था, इसका 1/3 कितना होगा? इसका 1/3 पानी होगा 10 किलोग्राम होगा, 10 किलोग्राम। तो अब ये भार कितना हो जाएगा? ये दोनों का मिलाकर हो जाएगा 20 किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ खाली बर्तन का भार कितना है? यहाँ पर खाली बर्तन का भार 10 किलोग्राम हुआ, यानी पहला वाला ही ऑप्शन हमारा सही है। तो यही आपका 69 का आंसर है यहाँ पर, ए वाला। यानी आप यहाँ पर ऑप्शन के थ्रू भी इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 69 का आंसर है यहाँ पर ए वाला, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा इक्वेशन के फॉर्म में अगर आपको निकालना होता तो आप इक्वेशन के फॉर्म में कैसे निकालते, वो भी लिख लीजिए। तो इक्वेशन के फॉर्म में मान लेते कि बर्तन का भार कितना है? बर्तन का भार आपका x किलोग्राम है, ठीक है। और
बर्तन में पानी का भार आप मान लेते, पानी का भार आप जो लेते थे ये 22 किलोग्राम ले लेते, तो इस तरह से हो जाता आपका x प्लस 22 बराबर 40। ठीक है, अगले टाइम में यानी कि क्योंकि हमने बर्तन में पानी जो है 1/3 कर दिया तो 22/3 बराबर कितना रह जाता है, ये 20 रह जाता। ये आपकी इक्वेशन 1 बन जाती है, इक्वेशन 2 बन जाती। अगर आप इसको पूरा सॉल्व कर देंगे दोनों इक्वेशन को, यानी एक में से दूसरी इक्वेशन अगर आप घटा देंगे तो आपका इस तरह से आ जाएगा x प्लस 22 माइनस x प्लस 22/3 बराबर 20। ठीक है, तो ये आप जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2y/3 बराबर 20, यानी कि 22 बराबर आपका आ जाएगा 30 kg। ठीक है, 22 का मान 30 आ गया, यानी पानी का वेट 30 किलोग्राम आ गया, क्योंकि 22 किलोग्राम हमने क्या माना है, ये वाटर माना है हमने, और ये बर्तन माना है, x किलोग्राम बर्तन का भार माना है। ठीक है, तो बर्तन का भी आप अगले में यहाँ पे रख के निकाल लीजिए। बर्तन का जब यहाँ पर आप रख के निकालेंगे तो बर्तन का कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 10 किलोग्राम आ जाएगा। चाहे तो आप इक्वेशन से निकाल लीजिए या फिर ऑप्शन के थ्रू चल के डायग्राम बना के निकाल सकते हैं, दोनों ही तरीके आपके सामने हैं। तो यहाँ पर 69 का आंसर होगा आपका ए वाला। 70वां प्रश्न है अब आपका, बोला गया है एक मेढक फिसलन वाली दीवारों वाले 4.5 मीटर गहरे एक सूखे कुएं से बाहर आने की कोशिश करता है। प्रत्येक बार 30 सेंटीमीटर फुदकता है और 15 सेंटीमीटर नीचे सरक जाता है। कुएं से बाहर आने के लिए मेढक के लिए जरूरी फुदकन की संख्या क्या है, यानी कुएं से बाहर आने के लिए मेढक को कितनी चढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आप ध्यान देना, जो कुएं की गहराई है वो कितनी दी हुई है, हमें 4.5 मीटर दी हुई है। अब चूंकि ये सेंटीमीटर में चढ़ रहा है तो कुएं की गहराई को हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4.5 गुणा 100, ये आपकी हो गई कितनी, 450 सेंटीमीटर कुआं गहरा है। ठीक है, 450 सेंटीमीटर इसकी गहराई हो गई। ठीक है, अब देखिए ध्यान देना, मेढक जो है एक बार में कितना चढ़ता है, 30 सेंटीमीटर चढ़ता है और फिर 15 सेंटीमीटर सरक आता है, यानी कि 2 प्रयास कर रहा है। भाई प्रत्येक 2 बार में मेढक जो है कितना चढ़ रहा है, प्रत्येक 2 बार में मेढक के द्वारा जो दूरी चढ़ी जा रही है, यानी कि पहला प्रयास और पहले में फिर सरक जाता है बीच में कहीं। ठीक है, तो ये इसकी जो प्रत्येक 2 प्रयास में इसकी जो दूरी तय कर रहा है मेढक। ठीक है, प्रत्येक 2 प्रयास में लिख देता हूं यहां पर, प्रत्येक 2 प्रयास में मेढक द्वारा चढ़ी गई दूरी। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी 30 माइनस 15, यानी कि ये मेढक प्रत्येक 2 प्रयास में 15 सेंटीमीटर दूरी यहां पर चढ़ पा रहा है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई होगी आपको। अगर देख लेते हैं यहां पर, देखिए ये 450 सेंटीमीटर का पूरा कुआं की यहां से यहां तक है, कुआं इतना गहरा है ऐसे 450 मीटर। तो अंतिम प्रयास में तो मेढक जो है, अंतिम प्रयास जो भी होगा उसमें तो पूरी दूरी कवर कर ही लेगा भाई, उसमें तो उसको कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो अंतिम प्रयास हम मान लेते हैं, अंतिम प्रयास 30 सेंटीमीटर का है भाई, अंतिम प्रयास 30 सेंटीमीटर फुदकेगा यहाँ से ये भाई, मान लीजिए यहाँ तक आ गया ये मेढक। ठीक है, और अंतिम वाली जंप जब ये लगाएगा तो ये इसको पार कर लेगा बड़े आराम से, यहाँ पे आ जाएगा, पार कर लेगा, फिर तो नीचे सरकने की दिक्कत ही नहीं रहेगी। तो यहाँ पर आप वही करिए, अंतिम फुदकन में वह 30 सेंटीमीटर चढ़ जाएगा, उसके बाद वो नहीं फिसलेगा, तो उसके बाद शेष दूरी कितनी बचेगी, उसमें उस समय शेष दूरी बचेगी यहाँ पर आपकी अंतिम, क्योंकि अंतिम प्रयास में पूरा चढ़ जाएगा 30 सेंटीमीटर और वहाँ पर फिसलेगा ही नहीं, तो शेष दूरी यहाँ पर उस समय बचेगी 450 माइनस 30, यानी उस समय 420 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पर रह जाएगी। तो 420 सेंटीमीटर की दूरी कवर करने में, फुदकने में इसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है, कितनी बार फुदकेगा 420 सेंटीमीटर दूरी कवर करने में, क्योंकि हर एक फुदकन में ये 15 सेंटीमीटर ही चढ़ पाता है। तो यहाँ पर 420, ठीक है, अपॉन 15, आप इसको इससे काट देंगे तो आपका आ जाएगा 28 फुदकन। ठीक है, 28 बार ये फुदकेगा 420 सेंटीमीटर दूरी कवर करने में। ठीक है, तो अंतिम एक दूरी इसने ये वाला प्रयास कवर किया है, तो ये कितना हो गया भाई, अंतिम ये तो 28 फुदकन तो हो ही गई, और सभी जो फुदकन है, टोटल जो फुदकन है, क्योंकि ये वाली फुदकन आपने छोड़ दी है ऊपर वाली, इसको भी अगर आप ऐड करेंगे तो ये कितनी फुदकन हो जाएंगी, 28 + 1, ये 29 बार फुदक कर ये यहाँ पर क्या है, इस कुएं को पार कर पाएगा। तो यहाँ पर यही आपका 70 का आंसर है, यहाँ पर बी वाला। 71वां प्रश्न है अब आपका, यहाँ पर अधिकतम लंबाई x क्या होगी जिससे कि 3 सही 1/2 मीटर और 8 सही 3/4 मीटर x के पूर्णांक गुणज हों। देखिए यहाँ पर हमें HCF पूछा गया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF यहाँ पर निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, यानी कि महत्तम समापरिवर्तक निकालने को बोला गया है। तो देखिए यहाँ पर ये 3 सही 1/2 है, इसको लिख लीजिए, कितना हो गया, इसको भिन्न को थोड़ा सरल कर लीजिए, ये हो गया 7/2 मीटर, यानी 3 दूनी 6 और 1 7, ये 7/2 मीटर हो गया। इसी तरह से आपकी जो अगला वाला जो भिन्न है ये है आपकी
8 सही 3/4 मीटर है। तो ये आप जब इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, 32 और 3 35/4 मीटर है। अब देखिए यहाँ पर भिन्न का जो मासा होता है, यानी कि भिन्न का महत्तम समापरिवर्तक, मैं लिख के बता दे रहा हूँ, भिन्न का महत्तम समापरिवर्तक क्या होता है, भिन्न का मासा बराबर होता है ये अंशों का मासा, यानी कि ये अंश है, अंशों का मासा, अंश का मासा महत्तम समापरिवर्तक अपॉन हरों का लासा। भिन्न का मासा ऐसे ही निकालते हैं, ये फॉर्मूला होता है, आप लिख लीजिए कॉपी पर कहीं, हरों का लासा। तो आपकी दो भिन्न हैं, ठीक है। इनमें पहले अंश का मासा निकाल लेते हैं। अंश का मासा क्या होगा, 7 और 35 में इसका जो अगर आप मासा निकालेंगे 7 और 35 का, 7 और 35 आपकी जो है इसका आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। और नीचे जो है हर हैं, हर कौन कौन से हैं, 2 और 4 हैं, इनका लासा निकालना है। तो आप कर लीजिए, 7 और 35 में कितना आएगा, यहाँ पर मासा 7 आएगा, लासा कितना आएगा इसका, लासा 4 आ जाएगा। तो आप जब 7/4 आ गया, अब इसको थोड़ा सा आप कर लीजिए यहाँ पर सही बट्टे में, तो 4 का जब आप इसमें भाग देंगे एक बार जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 1 सही 3/4 मीटर, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, आंसर है यहाँ पर आपका 71 का डी वाला। 72वां प्रश्न है अब आपका, निम्न आंकड़ों पर विचार कीजिए और पूछा गया है किस समयावधि में प्राकृतिक विकास दर अधिकतम थी। देखिए यहाँ पर विकास दर अधिकतम तब होगी जब हमारी जन्म दर ज़्यादा रहे और मृत्यु दर कम हो जाए, यानी लोग ज़्यादा जीवित रहें। अब जैसे 1911-21 में देख रहे होंगे जन्म दर 48.1% है, लेकिन मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा उच्च है। अगर आप इनका डिफरेंस निकालेंगे तो इनका डिफरेंस बहुत कम है भाई, जीवित लोग बहुत कम बच रहे हैं यहाँ पर, यानी इनका डिफरेंस आप निकालेंगे कितना बचाइए, लोग यहाँ पे 12.6% लोग जीवित बच रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा कम बच रहे हैं। जैसे जैसे आप नीचे पढ़ते जाएंगे आप ये देखेंगे यहाँ पर इसको सॉल्व करते जाएंगे तो ये वाला जो है 71-81 वाला, इसमें जन्म दर तो उच्च है लेकिन मरने वाले लोग कम हैं। भाई जन्म दर तो उच्च है लेकिन मरने वाले लोग कम हैं। यहाँ पर लोग कितने जिंदा बच रहे हैं, ये बच रहे हैं 22.3% लोग जिंदा बच रहे हैं, 22.3 लोग जिंदा बच रहे हैं, जबकि यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर 22.2 लोग जिंदा बच रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, सबसे ज़्यादा अधिकतम विकास दर कब रही है हमारी, 1971-81 के सेशन में रही है। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको नॉर्मली ये जन्म दर में से मृत्यु दर घटाकर जो वैल्यू है, सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ हमें प्राप्त हो रही है, 71-81 में प्राप्त हो रही है, यानी कि यहाँ पर विकास दर हमारी अधिकतम थी। तो यहाँ पर यही आपका 72 का आंसर है यहाँ पर डी वाला। 73वां प्रश्न है, आवर्त दशमलव निरूपण 1.2727 किसके समान है। देखिए ये बार सिस्टम अगर आपने पढ़ा है तो आप कर पाएंगे, तो बार सिस्टम वाला प्रश्न है ये, ठीक है। आवर्त का मतलब होता है कि पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार ये पुनरावृत्ति हो रही है। इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x बराबर 1.27 का बार, ठीक है। बार का मतलब यही है कि ये 0.27 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका जो होता है, इसका एक फॉर्मूला, नियत फॉर्मूला होता है। तो ये है x बराबर, हमने लिख लिया यहाँ पर, तो x बराबर आपका हो गया 127 पूरा, ठीक है, -1, और क्योंकि 2 के ऊपर बार लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या करेंगे 99 का हम यहाँ पर इसमें भाग दे देंगे। तो जब आप इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा 126/99, ठीक है। और ये जो है आपका, ये 9 से कट जाएगा, आपका 9 से काटने पर आपका आ जाएगा 14/11। तो यहाँ पर आपका आंसर है यहाँ पर 73 का बी वाला। तो अगर आपने बार सिस्टम पढ़ा है तो आप इसको कर पाएंगे, अन्यथा इसको आप कर नहीं पाएंगे। तो 73 में का आंसर है यहाँ पर बी वाला। 74वां प्रश्न है अब आपका, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 2 शेष बचता है। देखिए इसका तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3, 4, 5, 6 का क्या करेंगे, हम LCM निकाल लेंगे, ठीक है, LCM हम निकाल लेंगे। इनका LCM जो है आप अगर निकालेंगे तो 60 आ जाएगा LCM। अब एक और मेथड यहाँ पर ये है कि एक तो तरीका ये है कि आप 60 से चेक कर लीजिए, भाई ये संख्याएं हैं, इन सब में अगर आप भाग दे दे के देख लीजिए, जहाँ पर आपको 2 बचता हुआ दिखाई दे रहा है वही आपका आंसर होगा। एक तो तरीका आपका ये है, ठीक है। तो या फिर आप ये कर लीजिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या उठा लीजिए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, 1000 होती है। अब इसमें आप भाग दे के देख लीजिए, इसमें भाग एक बार गया आपका, ये कितना आया यहाँ पर, ये आपका 60, ठीक है। इसमें से इसे घटाएंगे तो ये आपका बचा, कितना बचा, ये आपका बचेगा 400, ठीक है। पुनः ये कितनी बार जाएगा, ये आपका 6 बार करीब जाएगा, ये आपका आ जाएगा 360,
और यहाँ पर कितना बचेगा आपको, ये 40 शेष बचेगा आपका। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो नई अभीष्ट संख्या होगी, अभीष्ट संख्या बराबर, वो अभीष्ट संख्या कितनी होगी, अभीष्ट संख्या बराबर आपकी जो होगी वो होगी आपकी 1000 प्लस, चूंकि ये पूरा कटा नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 माइनस 40 और 2 शेष बचना चाहिए, तो यहाँ पर 2 भी ऐड कर देंगे, तो ये आपकी संख्या ऐसे करके यहाँ पर निकल आएगी 1000 प्लस 20 प्लस 2, यानी कि ये आपकी जो संख्या होगी ये होगी 1022। ठीक है, 1022 एक ऐसी संख्या है जिसमें 3, 4, 5 और 6 से भाग देने पर क्या होता है आपका यहाँ पर 2 शेष बच जाता है। तो यहाँ पर आंसर है 74 का बी वाला। 75वां प्रश्न है अब आपका, एक शहर की वयस्क समष्टि में 40% पुरुष और 30% महिलाएं विवाहित हैं। विवाहित वयस्क समष्टि का प्रतिशत क्या है यदि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिला से विवाह नहीं करता है और कोई भी महिला एक से अधिक पुरुष से विवाह नहीं करती है और इनमें कोई विधवा और विधुर नहीं है। देखिए हमारे सामने एक डेटा दिया हुआ है एक सिटी का, इसमें मैन का डेटा दिया हुआ है और वुमेन का डेटा दिया हुआ है, ध्यान देना यहाँ पर। ठीक है, मैन और वुमेन का डेटा यहाँ पर दिया हुआ है और ये जो डेटा है इस डेटा में ये डेटा परसेंटेज में दिया गया है, यानी मैन 40% है विवाहित और वुमेन जो है 30% है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और बोल दी गई है कि इनमें से कोई भी पुरुष एक से ज़्यादा महिला से विवाहित नहीं है और ना ही एक महिला एक से ज़्यादा पुरुषों से विवाहित है और ना ही इनमें कोई विधवा और विधुर है। यानी कहने का मतलब क्या है, एक रिलेशन टाइप बताया गया है कि इनकी मैन और वुमेन की जो संख्या है नंबर्स के फॉर्म में, जैसे मान लीजिए 5 मैन है और 5 ही वुमेन होंगी, हो सकता है परसेंटेज के फॉर्म में ऊपर नीचे हो गया हो परसेंटेज, लेकिन संख्या के फॉर्म में ये समान है, तभी तो विवाह हो पाएगा। भाई विवाहित होने के लिए पुरुष और स्त्री की संख्या समान होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट कहता है। तो यहाँ तक तो बताया गया कि 40% और 30% वो इक्वल है, ये तभी तो विवाहित हो पाएंगे ये। अब देखिए यहाँ पर अगर इसको मैन और वुमेन का अगर हम रेशियो देखें, मैन और वुमेन का, तो आप देखेंगे यहाँ पर रिवर्स रेशियो का कॉन्सेप्ट आ जाता है और रिवर्स रेशियो के कॉन्सेप्ट की वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये परिवर्तित हो जाएगी वैल्यू, ये 30 हो जाएगी और ये 40% हो जाएगी। किससे, ये रिवर्स रेशियो का एक कॉन्सेप्ट होता है रिवर्स का। ठीक है, तो यहाँ पर मैन अपॉन जो आपकी यानी कि मैन अपॉन वुमेन बराबर हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30/40 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो पुरुषों की संख्या है, ठीक है, यानी लेट नंबर ऑफ मैन बराबर कितने हैं, हम यहाँ पर पुरुषों की संख्या ये मान लेते हैं कि यहाँ पर पुरुषों की संख्या है आपकी 30 है, ये हमने नंबर के फॉर्म में ये मान लिया। ठीक है, कि नंबर यहाँ पर पुरुषों की संख्या 30 है और वुमेन की संख्या यहाँ पर हमने मान ली कि वुमेन बराबर कितनी है 40 है, 40 पुरुषों की संख्या है। तो यहाँ पर मैन का यानी 40% अगर हम निकालें, यहाँ पर जैसा कि हमें बोला गया है कि 40% पुरुष जो विवाहित हैं, तो अगर हम मैन का 30 में से 40% अगर निकालें, यानी 40% ऑफ 30 मैन, 30 मैन का निकालेंगे तो ठीक है, यानी टोटल हमने मैन पुरुष मान लिए 30 पुरुष मान लिए, टोटल महिलाएं हमने मान ली 40 मान ली हैं। तो अगर हमने इनमें से 40% पुरुष जो है विवाहित हैं तो कितना हो गए, यहाँ पर 12 मैन आपके जो हैं वो विवाहित निकल आएंगे, 12 मैन। ठीक इसी प्रकार से आपकी 30% महिलाएं जो हैं कितने में से 40 में से ये विवाहित हैं, तो ये कितना हो गया, यानी कि 30% 40 का निकाल लीजिए, ये भी 12 हो गया, यानी कि 12 वुमेन यहाँ पर ये विवाहित है। यानी कि ये जो लोग हैं कैसे हैं, ये लोग मैरिड कपल हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई होगी, ये लोग क्या हैं, ये मैरिड कपल हैं। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पर वो जो पूछा गया है, ये पूछा गया है, आगे थोड़ा पढ़ते हैं कि विवाहित समष्टि, वयस्क समष्टि का प्रतिशत क्या है, विवाहित जो मैरिड लोग हैं इनके प्रतिशत क्या है। तो विवाहित कितने लोग हैं, 12 पुरुष विवाहित हैं, 12 महिलाएं विवाहित हैं, तो टोटल लोग कितने हो गए ये, तो ये विवाहित पुरुष और महिला समष्टि मिलाकर 24 लोग हो गए। टोटल पॉपुलेशन कितनी है, मैन 30 माने हैं हमने, वुमेन 40 मानी है, तो टोटल पॉपुलेशन यहाँ पर कितनी है, टोटल पॉपुलेशन है 24/70। भाई टोटल लोग 70 हैं और उसमें 24 लोग क्या है विवाहित हैं, भाई उसमें 12 पुरुष 12 महिलाएं विवाहित हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये कर लीजिए इसको सॉल्व, ये आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर ये इससे ये कट गया 240/7 आ जाएगा, और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 34/2/7%, यानी कि यहाँ पर आपको जो संख्या प्राप्त होगी ये होगी 34 सही 2/7% संख्या। ठीक है, यानी कि ये इतनी यहाँ पर आप देखेंगे ये संख्या, यानी पूरी टोटल पॉपुलेशन के इतने लोग ये
महिला पुरुष विवाहित हैं। ये आपकी संख्या यहाँ निकल कर आ गई। 75वें का आंसर होगा यहाँ पर सी वाला। 76वां प्रश्न है अब आपका, जब 51 गुणा 27 गुणा 35 गुणा 62 गुणा 75 को 100 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या है। देखिए ये ट्रिकी प्रश्न है और ट्रिक से ये सॉल्व होगा। अगर आपको ये ट्रिक आती है तो आप इसे कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर 100 से मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे एक संख्या है मान लीजिए 133 संख्या है। अगर आप यहाँ पर इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा। यहाँ पर आपका रिमाइंडर जो बचेगा वो बचेगा 33 बचेगा। ठीक है, एक और संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या 547 है, इसको अगर 100 से डिवाइड करें तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है। रिमाइंडर आपका बचेगा यहाँ पर 47 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक संख्या हमने मान ली 1238 है, इसको अगर 100 से भाग दें तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 38 बचेगा। यानी कि आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं आपको जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये समझाने का प्रयास ये कर रहा हूँ कि 100 से अगर हम भाग देंगे तो हमें जो रिमाइंडर बचेगा यानी शेषफल बचेगा वो 2 अंकों वाला होगा। यहाँ पर ये बात निकल कर आ रही है कि वो 2 अंकों वाला शेषफल हमें प्राप्त होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। तो अगर हम वो 2 अंक यानी कि यूनिट डिजिट और यूनिट के बाद वाला डिजिट अगर हम प्राप्त कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा शेषफल क्या है। तो हम ये जो दी हुई है आपके सामने ये इसको लिख लेते हैं, यानी कि 51 गुणा 27 गुणा 35 गुणा 62 गुणा 75। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर अगर हम अंतिम के 2 अंक निकालने हैं, अंतिम के अगर 2 अंक निकाल लेते हैं तो हमारा शेषफल हमें पता चल जाएगा। जो हमने आपको समझाना चाह रहे थे कि इनमें शेषफल क्या बच रहा है, अंतिम के जो अंक है वही शेषफल हो जा रहा है 100 से भाग देने पर। तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो मल्टीप्लिकेशन है उसके अंतिम के यानी कि इकाई और दहाई के 2 अंक अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमें शेषफल मिल जाएगा। कहने का मतलब हमें यहाँ पर ये है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये इकाई में यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर इकाई में 5 है। अगर इन दोनों का अगर हम गुणा करते हैं तो हमें क्या है, 0 प्राप्त होगा कि नहीं होगा। 2 पंजे 10 होते हैं, 2 5 10 होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है यूनिट डिजिट पर हमें क्या है यानी कि इकाई अंक पर हमें 0 प्राप्त हो रहा है। तो हमारे लिए थोड़ी राह आसान हो गई। यानी कहने का मतलब क्या है, जो भी इसका इकाई अंक बनेगा उसमें 0 आएगा, दहाई जो भी हो अंक। तो यहाँ पर अगर हम इसको ऑप्शन के थ्रू चल लेते हैं तो हमें आसान और हो जाएगा। तो ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें इकाई के स्थान पर 0 आ रहा है, आपका 50 वाला ऑप्शन है जिसमें इकाई के स्थान पर 0 आ रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि आप 100 से अगर इसको विभाजित करेंगे तो यहाँ पर आपका शेषफल कितना होगा, 50 होगा। तो ऐसे ट्रिक से आपने इसे आसानी से निकाल पाए, वरना इसको निकालना थोड़ा टफ हो जाता। तो यहाँ पर आपका 76 का आंसर होगा आपका ए वाला यानी 50। 77वां प्रश्न है अब आपका, 2500 रुपये की एक धनराशि को एक्स, वाई और जेड में 1/2 अनुपात 3/4 अनुपात 5/6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। अधिकतम अंश और न्यूनतम अंश के बीच अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये धनराशि दी हुई है 1/2 3/4 ठीक है और 5/6, इसको सरलीकृत कर लेते हैं। सरलीकृत करने के लिए क्या करेंगे, इसके जो हर दिए हुए हैं इन हर का लासा निकाल लेते हैं। 2 4 6, इसका लासा निकालने पे कितना आया, प्राप्त हुआ 12 प्राप्त हुआ। और हम अनुपात के नियम के हिसाब से जानते हैं कि अनुपात का प्रत्येक पद यदि निश्चित संख्या से गुणा या भाग किया जाता है तो उसके अनुपातिक मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम इसको सरल कर लेते हैं। तो क्या कर लेंगे, 1/2 गुणा 12 ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी इसका 12 का गुणा कर दिया और यहाँ पर भी हमने 12 का गुणा कर दिया। कर लीजिए, ये 6 बार गया, ये 3 बार कट गया और ये आपका कितना हो गया, ये आपका 2 बार कट गया। यानी कि अब आपको कितना मान प्राप्त हुआ, 6:9 आपका ये हो गया 10। यानी कि ये इक्विवेलेंट है किसके, ये जो हमें वैल्यू प्राप्त हुई है ये वैल्यू इक्विवेलेंट है आपके 1/2 अनुपात 3/4 अनुपात 5/6 के। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये 2500 रुपये धनराशि में इसको वितरित करना है तो हम 6:9 जो 10 है इसको जोड़ लेते हैं। इसको जोड़ने पे हमें क्या प्राप्त होगा, 25 प्राप्त हो रहा है। 25 से ये प्राप्त हो रहा है, 25 यूनिट हमें प्राप्त हो रही हैं। और हमें इसको क्या करना है, इसमें पूछा गया है अधिकतम अंश और न्यूनतम अंश के बीच डिफरेंस पूछा गया है। यानी कि अधिकतम अंश इसका कौन सा है, अधिकतम अंश इसका ये वाला है ठीक है, और न्यूनतम कौन सा है, ये वाला है। और इन सब का जो एडिशन है वो कितना हो रहा है, 25 हो रहा है। तो यहाँ पर ये इसका डिफरेंस कितना होगा, 10 - 6 कर दीजिए। 10 - 6 का डिफरेंस है 4 है डिफरेंस है। और 4 जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है भाई, आपने ये देखा कि ये इनका जोड़ जो है ये निकल कर आए हैं, इनका जोड़ कितना है, 25 है और ये 2500 के बराबर है इनका ये जोड़ जो है।
ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, एक यूनिट की वैल्यू जो है यानी 25 यूनिट की वैल्यू 2500 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, एक यूनिट जो है इनकी वो 100 के बराबर है। जब हमें से पूछा गया है कि अधिकतम और न्यूनतम अंश का डिफरेंस कितना है, तो अधिकतम आपका 10 है यहाँ पर, न्यूनतम 6 है, इसका डिफरेंस कितना है, 4 यूनिट है। 4 यूनिट का मतलब क्या हो गया भाई, 4 यूनिट 4 × 100 बराबर हो गया आपका 400 का डिफरेंस है, यानी कि इनके अधिकतम और अंश और न्यूनतम अंश के बीच अंतर जो है वो 400 रुपये का है। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो यही आपका आंसर है, 77 का आंसर है यहाँ पर सी वाला। 78वां प्रश्न है, ये भी काफी सिंपल है, थोड़ा सा ट्रिकी यहां पर भी है। n के किस मान के लिए संख्या 10n+1 में अंकों का योग 2 है, केवल n बराबर 0 के लिए। अब देखिए हम यहां पर n का मान 0 रखकर देख लेते हैं। तो 10 का मान यहां पर n की जगह 0 रख दिया +1, और हम ये जानते हैं, पढ़ चुके हैं मैथ में, जब किसी की घात 0 होती है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 1 + 1 बराबर कितना हो गया, 2 प्राप्त हो गया। लेकिन यहां बोला गया केवल n बराबर 0 के लिए इसका मान ये 2 है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहां पर हम मान लेते हैं n का मान यहां पर ले लेते हैं, हम n का मान 1 रखकर देख लेते हैं, n बराबर 1 रख लेते हैं। तो n बराबर कितना रखा हमने, 10 की पावर 1 + 1। अब ये कितना हो गया, ये आपका हो गया यहाँ पर 11, ठीक है। और इसको अगर आप जोड़ेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 1 + 1। यहाँ पर भी हमें ये प्राप्त हो रहा है, 2 योग निकल कर आ रहा है अंकों का। n बराबर अगर हमने 2 रख दिया तो 2 रख के देख लीजिए, 10 की पावर 2 + 1, यहाँ पर आप देख लीजिए ये कितना हो गया, 1 0 1। और इनको अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 + 0 + 1, यहाँ पर भी ये 2 निकल के आ रहा है। यानी कि केवल n बराबर 0 के लिए ये मान 2 नहीं है, इसके अलावा भी अन्य नंबर है 1 2, इनके लिए भी ये हो रहा है। तो देखिए ये जो है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सब पूर्ण संख्याएं बोली जाती हैं। तो यहां पर किसी पूर्ण संख्या n के लिए अंकों का योग क्या होगा, 10n+1 में अगर हम ये मान रखेंगे 0 1 2 3, क्योंकि 0 भी एक पूर्ण में काउंट होता है, 0 भी एक पूर्ण संख्या में काउंट हो जाता है। 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक, तो इसे पूर्ण संख्या में ये काउंट कर लेते हैं। तो ये यहां पर बी वाला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अब देखिए सी ऑप्शन भी मैं आपको बता देता हूं, यहां बोला गया केवल किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए, केवल धनात्मक। देखिए यहां पर केवल लगने से ये शब्द जो कठोर हो जाता है। तो केवल का मतलब, धनात्मक का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 हो गया केवल। लेकिन नहीं, क्योंकि यहां पर 0 के से भी ये मान निकल कर आ रहा है, 2 निकल कर आ रहा है, तो यहां पर केवल धनात्मक नहीं होगा। पूर्ण संख्या में क्या है, 0 भी सम्मिलित हो जाता है, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन ज्यादा सटीक है, सी वाला नहीं है। डी है किसी वास्तविक संख्या के लिए। वास्तविक संख्या यानी रेशनल और इरेशनल नंबर जो होते हैं, रूट वाले नंबर जो होते हैं, तो वो तो इसमें लगेंगे ही नहीं, उनसे तो मान आएगा ही नहीं, तो ये तो डी वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं। तो यहां पर बी वाला ऑप्शन आपका केवल सही है। आई होप आप समझ गए होंगे। पहला ऑप्शन हमने क्यों नहीं लिया, पहला ऑप्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहां लिखा गया केवल n बराबर 0 के लिए, जबकि ऐसा नहीं है, n के अन्य मानों के लिए भी सेम आंसर निकल कर आ रहा है। यानी मान लेते हैं n का मान हम ले लेते हैं 3, तो n का मान 3 रख लीजिए, 10 की पावर 3 + 1 कितना हो गया यहाँ पर, यानी कि ये हो गया 1000, ठीक है, +1 आप इस जोड़ लीजिए, कितना हो गया, ये 1000 1 हो गया ये। अब इनके अंकों को जोड़ लीजिए, 1 + 0 + 0 + 1, यहां पर भी आपको 2 प्राप्त हो रहा है, योग अंकों का योग 2 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो n बराबर 0 1 2 3 है, ये सब क्या है, ये होल नंबर है, इन्हें हम पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर भी इन्हें कहते हैं, और ये इनके लिए ये मान जो है 2 निकल कर आ रहा है। तो यहां पर आंसर होगा 78 का बी वाला। 79वां प्रश्न है अब आपका, एक कक्षा में 3 समूह ए बी और सी हैं। यहां पर बोला गया है एक कक्षा में 3 समूह हैं आपके, कौन कौन से, ए बी और सी हैं। यदि समूह ए से एक विद्यार्थी और समूह बी से 2 विद्यार्थियों को समूह सी में स्थानांतरित किया जाता है, तो कक्षा के विद्यार्थियों के औसत भार का क्या होगा। देखिए ध्यान देने वाली बात यह है, यहां पर प्रश्न में कक्षा में ना तो विद्यार्थियों की कुल भार बताया गया है, ना ही विद्यार्थियों की कोई संख्या बताई गई है। तो हम ये मान लेते हैं कि विद्यार्थियों का जो भार है और विद्यार्थियों की संख्या जो है एक नियत है। ऑब्वियस सी बात है, जब जहां पर अंदर से बाहर कोई विद्यार्थी जा नहीं रहा है, केवल उन्हीं समूह में विद्यार्थी ट्रांसफर हो रहे हैं। भाई मान लीजिए ए समूह में 5 विद्यार्थी हैं, बी में हमने मान लिया 4 विद्यार्थी हैं, सी में यहाँ पर हमने मान लिया 4 विद्यार्थी हैं। टोटल विद्यार्थी यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर टोटल विद्यार्थी हमने मान लिया 13 विद्यार्थी हैं। अब इनमें से मान लीजिए एक विद्यार्थी यहाँ चला गया या इनमें से एक इधर आ गया, तो रहेंगे तो टोटल 13 ही, रहेंगे तो टोटल 13 ही, यानी कि किसी प्रकार का भी यहाँ पर विद्यार्थियों के औसत भार में परिवर्तन नहीं होगा।
भाई वही आंकड़ा रहेगा। तो यहाँ पर आंसर जो होगा आपका ये होगा सी वाला, क्योंकि यहाँ पर ना तो हमें कोई संख्या दी हुई है, ना ही हमें औसत भार दिया हुआ है। जो हम अपने मन से मान लेते हैं, तीनों ग्रुपों में 5 विद्यार्थी हैं, तीनों में मान लिया अपने मन से। अब इनमें से कोई विद्यार्थी कहीं चला जाएगा, ऑब्वियस सी बात है भार वही रहेगा, क्योंकि बाहर से तो कोई जा नहीं रहा है और ना ही भार कहीं आ रहा है, तो यहाँ पर वही आंकड़ा रहेगा। तो आंसर 79 का होगा सी वाला। 80वां प्रश्न है अब आपका, मूल्य वर्गों 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये के साथ एक समय में कम से कम कितनी 3 मूल्य वर्गों को लेते हुए कितनी विभिन्न धनराशियां बनाई जा सकती हैं। देखिए ये आपको पहले ही मैं बता दे रहा हूं, ये कॉम्बिनेशन का प्रश्न है, कॉम्बिनेशन वाली मेथड का प्रश्न है। तो यहां पर कितने टोटल सम बनाए जा सकते हैं 3 मूल्य वर्गों को लेते हुए, तो लिख लीजिए यहां पर टोटल सम कैन बी फॉर्म्ड। कितने फॉर्म हो सकते हैं यहां पर, एक तो हो सकता है 5C3, ठीक है 5C3, यानी कि भाई एक 3 धनराशि इसमें से ले लेते हैं, 3 तो लेनी न्यूनतम कम से कम 3, अधिकतम कितनी ले सकते हैं, इससे ज्यादा 4 धनराशि भी ले सकते हैं, और अधिकतम यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4, तो ये 5 धनराशि भी हम यहाँ पर ले सकते हैं 5C5, ठीक है ले सकते हैं। अभी कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना आपको आता ही होगा, मैं एक कॉम्बिनेशन ये वाला सॉल्व करके बता देता हूँ। ये 5C3 एक वैल्यू है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 टाइम्स, यानी कि इस 3 का मतलब 3 टाइम हो गया, 5 4 गुणा 3, नीचे 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 3 से 3 ये कट गया, 2 से 2 ये बार कट गया, तो कितना हो गया ये आ गया 10। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी इसकी 5C3 की 10 आ जाएगी, इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 5 आएगी, ठीक है, और इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 आ जाएगी, यानी आपका 16 आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप ये 3 मूल वर्गों को लेते हुए यहाँ पर कम से कम 16 धनराशियां बनाई जा सकती हैं। तो एक कॉम्बिनेशन से होगा ये, तो यहाँ पर आंसर है 80 में का ए वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और देखिए मैं आप लोगों से सबसे गुजारिश ये करना चाहूँगा, सी सेट को अब इजीली लेकर ना चलें। सी सेट को आप ये ना सोच कर चलें कि एंड टाइम पर पढ़ लेंगे, 27 प्रश्न हैं हम कर आएंगे और हमारा निकल जाएगा। आप ये देख रहे होंगे दिनों दिन सी सेट बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है, सी सेट उतना आसान नहीं रहा है। तो सी सेट की तैयारी कम से कम प्रीलिम्स से 7 से 8 महीने पहले से करना स्टार्ट कर दीजिए, तब आपका सी सेट निकल पाएगा। अन्यथा आप अगर पेपर उठाएं, जैसे 2021 का उठाकर देखें, सारे पेपर में सी सेट लगातार टफ होता जा रहा है। तो सी सेट को आप लाइटली मत लीजिए, बल्कि सिंसियरली लीजिए, तभी आप सी सेट क्रैक कर पाएंगे। और देखिए इसमें बहुत सारी अवधारणाएं ऐसी हैं जो कि मैथ बैकग्राउंड के स्टूडेंट ही समझ पाएंगे। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप अभी से तमाम ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो कि मैथ के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाते हैं, आप उनसे सी सेट की तैयारी अभी से कर चलें, तभी आप सी सेट क्रैक कर पाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।